बच्चों, तो फार्माकोलॉजी में टॉपिक चल रहा है केमोथेरेपेटिक एजेंट, है ना। तो केमोथेरेपेटिक एजेंट का है लेक्चर नंबर 7 और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे केमोथेरेपी ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग या एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में, राइट। तो देखो, ड्रग्स एंटी ट्यूबरकुलर तो हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं कि टीबी के इलाज के लिए, लेकिन मैंने बताया ना कि जो भाई ड्रग की थेरेपी को ही हम केमोथेरेपी बोलते हैं, राइट। तो केमोथेरेपी में आज टर्म है किसको पढ़ने का, एंटी ट्यूबरकुलर, मींस जो ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जो दवाएं दी जाती हैं या टीबी को ठीक करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग या एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। तो केमोथेरेपी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस की अगर बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस क्या एक तरह की इंफेक्शियस डिजीज है। इंफेक्शियस डिजीज है, कॉन्टेजियस डिजीज है, एक से दूसरे में फैलती है, बट ये कि बहुत इजीली नहीं फैलती है ना, लेकिन फैलती है। डिजीज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम, और माइकोबैक्टीरियम का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम बोविस। ठीक, इट वंस एक समय था, कहते ना वेरी वेरी लॉन्ग एगो, तो इतना भी लॉन्ग एगो नहीं, मुश्किल से 50-55 साल पीछे जाओ, है ना, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, या 40 साल कह लो, तब तक टीबी बड़ी खतरनाक बीमारी मानी जाती थी, है ना। 60-70 साल पहले कह लो तो ये इनक्योरेबल थी, जैसे आज की डेट में कैंसर है। दवाएं चलती थी लेकिन डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती चली जाई, भाई हम लोग जब बचपन में थे तो कॉलरा फैलता था, आज की डेट में कॉलरा को कोई बीमारी ही नहीं मानता है ना। कॉलरा फैलता था और कॉलरा में लगभग आधा गांव खत्म हो जाता था। ये सुनाई पड़ता था कि किसी गांव में कॉलरा हो गया 100 लोग मर गए, किसी गांव में कॉलरा हो गया 200 लोग मर गए, ये स्थिति थी। उसी तरीके से जब दवाएं अवेलेबल हो गई, लोगों में जागरूकता हो गई, तो कॉलरा कोई बीमारी नहीं। वैसे ही टीबी थे, जैसे आज की डेट में कैंसर है। आने वाले समय में कैंसर का भी इलाज जब दवाएं हो जाएंगी, कंप्लीट इलाज हो जाएगा, तो कैंसर भी जैसे डेंगू मलेरिया हो गया उसी तरह से कैंसर भी हो जाएगा। जब तक दवा नहीं बनती, कंप्लीट अवेयरनेस उस डिजीज के बारे में नहीं हो पाती, तब तक वो बीमारी बहुत बड़ी होती। वैसे ही एक समय था कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी काफी बड़ी बीमारियों में इसका भी नाम था। ओके, मींस इनक्योरेबल, लेकिन आज की डेट में इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, मींस डेथ रेट लगभग ना के बराबर है। ओके, अगर हम इंट्रोडक्शन की सिंपली बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस इज क्रोनिक ग्रेनुलोमैटस डिजीज, मींस एक दिन ऑनसेट अचानक नहीं हो जाता, लंबे समय तक। कहते ना कि जैसे किसी को सर्दी खांसी लगातार बना हुआ है और 2 हफ्ते तक नहीं ठीक होता है, तो एक बार ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करा लेना चाहिए। में भी कहीं टीबी तो नहीं है, पार्शियल सही डेवलप हो रही हो, है ना, लेकिन जागरूकता के तहत करा लेना चाहिए। तो लंबे समय तक कोई बीमारी चलती तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक ग्रेनुलोमैटस डिजीज होती है, जो किसकी वजह से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द लंग्स। ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे हमारे जो है ये वर्क करती है, लंग्स जो है मोस्टली अफेक्टेड होते हैं। जनरली कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेता है टीबी कॉजिंग माइकोबैक्टीरिया, है ना। टीबी कॉजिंग जो माइकोबैक्टीरिया है वो हमारी सेल्स के साथ बाइंड कर जाता है, टिश्यूज के साथ बाइंड कर देता है, और एक जैसे मकड़ी का जाला नहीं बना लेता, मकड़ी के जाले की तरह ये क्या है, एक कवरिंग बना लेता है, राइट। माइकोबैक्टीरियम बोविस वंस वाज कॉमन कॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ पास्चराइज्ड मिल्क। ये स्पेशली अगर उनमें जैसे छोटे बच्चे हैं या कोई अगर कच्चा दूध पी ले, दूध को प्रॉपर बॉयल करके पीना चाहिए, अगर जानवर का कच्चा दूध कोई पी लेता है ना, तो उसमें ज़्यादा जो है पास्चराइज बेसिकली जो है उसी में ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं, मिल्क एलिमिनेटेड दिस एज द हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये स्पेशली दूध से होता है, दूध पीने वाले। इसीलिए प्रॉपर जब क्या करते हैं, प्रॉपर अगर हम उसको बॉयल करके वो करते हैं तो बैक्टीरिया क्या है, किल हो जाता है और नुकसान नहीं करता। माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम, अफ्रीकैनम अफ्रीका से है, तो इसका मतलब ये पार्ट्स ऑफ, मतलब पूरी तरह अफ्रीका में ना फैल के कुछ पार्ट्स में फैला रहता है, मींस कुछ पार्ट स्पेसिफिक है वहां पे पाया जाता है। कैनेटी की बात करें,
लिमिटेड अफ्रीका के लिमिटेड रीजन्स में, जैसे कुछ रीजन में अफ्रीकैनम मिलता है माइकोबैक्टीरियम, कुछ रीजन में माइकोबैक्टीरियम कैनेटी मिलता है। माइकोबैक्टीरियम मैक्रोटी ऑल्सो रेयर एंड मोस्ट इम्यूनो डिफिशियंट प्रॉब्लम, है ना। मोस्ट इम्यूनो डिफिशियंट प्रॉब्लम, ये क्या है, इम्यून सिस्टम को हमारे काफी वीक कर देता है। बहुत रेयर होने वाला माइकोबैक्टीरियम मैक्रोटी, ये जो बैक्टीरिया है बहुत रेयरली इफेक्ट होता है, बहुत रेयर केसेस संज्ञान में आते हैं इसके। तो ये कुछ नाम थे। एक्चुअली मैंने एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम का पेपर सेट कर रहा था, है ना, तो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, तो अदरवाइज मैं सिंपली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पढ़ाता और आगे निकल लेता, राइट। तो वहां पे मैंने देखा कि इन बैक्टीरियाज के बारे में भी जिक्र था, क्वेश्चन स्पेशली आया था और नीचे आंसर था ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो फिर मैंने पढ़ाई की, मीन्स रिसर्च किया, नेट पे सर्च किया कि भाई इनका अपना क्या महत्व है, किस तरह से ये फैलते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आपको भी इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है, भाई नॉलेज कैसे भी हो, है ना, तो मे भी आपके उसमें भी अगर पूछ लिया जाए, ठीक। यस, तो इसको कोच डिजीज भी बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम पे। एक्चुअली रॉबर्ट कोच ने 1982 में, अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 14 मार्च 1982 में ट्यूबरकुलोसिस फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हुआ था। और रॉबर्ट कोच के नाम पे ही ट्यूबरकुलोसिस का अगर एग्जाम में अनदर नेम पूछ लिया जाए तो क्या इसको कोच डिजीज भी बोलते हैं, रॉबर्ट कोच डिजीज। हमारे यहाँ पे वर्ल्ड टीबी डे या वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। उसके पीछे की वजह यह है कि 24 मार्च 1982 में ये फर्स्ट टाइम रॉबर्ट कोच के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, मींस ये आइडेंटिफाई किया गया था, राइट। तो ये रॉबर्ट कोच की पिक है। कोच डिजीज बोलते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, कि माइकोबैक्टीरियम डिजीज से कौन सी बीमारी होती है। अगर उसमें ट्यूबरकुलोसिस नहीं है तो फिर सर पकड़ लोगे कि यार ये तो टीबी इसमें है ही नहीं, और उसमें कोई कोच डिजीज करके आ जाए तो तुरंत स्ट्राइक करेगा दिमाग और कोच डिजीज पे आप टिक कर लोगे, क्योंकि कोच डिजीज भी ट्यूबरकुलोसिस का दूसरा नाम है। हमारे देश में कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टीबी डे, तो 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, करेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन वन वर्ड में भी ये सब पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन की सिंपली बात करें तो फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग। कुछ नई ड्रग्स हैं जिनको कैटेगराइज नहीं किया गया है, जिनका भी रिसेंटली, ड्रग्स तो बहुत पुरानी है लेकिन रिसर्च इनकी भी की गई है कि एज ए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की तरह ये इस्तेमाल की जाए। ओके, फर्स्ट लाइन ड्रग की बात करें तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और कुछ नहीं है। जो फर्स्ट लाइन ड्रग है उनकी इफिकेसी बहुत अच्छी होती है, मींस उनका थेरेपेटिक इंडेक्स बहुत अच्छा होता है अगेंस्ट द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या अगेंस्ट द टीबी पॉजिटिव एजेंट, है ना। टीबी जिसकी वजह से भी हो, जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होती है, उनमें इफिकेसी या उसको मारने की क्षमता ज्यादा होती और टॉक्सिसिटी लो होती है। तो ऐसी जितनी भी ड्रग्स हैं उनको फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट जनरेशन या मोस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है, ठीक। अब इनसे अगर पेशेंट रेजिस्टेंट हो गया तो फिर मजबूरी हमारी ये है कि हम सेकंड जनरेशन की तरफ हमको स्विच करना पड़ेगा। सेकंड जनरेशन और कुछ नहीं है, सेकंड जनरेशन जो है इनकी इफिकेसी इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कम होती है और टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है, मींस इनके साइड इफेक्ट ज्यादा है सेकंड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग मानी जाती है, यानी सबसे पहले अगर देनी है किसी को टीबी की दवाई तो वो फर्स्ट लाइन ड्रग देनी चाहिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट है ड्रग, सबसे ज्यादा असरदार है, उसके साइड इफेक्ट बहुत कम है, स्पेशली दवा बनाई गई ही टीबी के लिए है। जो सेकंड लाइन है उनके और भी थेरेपेटिक इफेक्ट होते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट लाइन की ड्रग से कोई पेशेंट अगर रेजिस्टेंट हो जाए तो सेकंड लाइन ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सेकंड लाइन की जो ड्रग्स हैं मोस्टली कोशिश की जाती है उनको कॉम्बिनेशन में देने की, इन केस फर्स्ट लाइन और सेकंड। चूंकि टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो 6 महीने से लेकर साल 1.5 साल तक चलता है, लंबा ट्रीटमेंट है, तो ऑब्वियसली पेशेंट रेजिस्टेंट हो जाता है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की ड्रग या कॉम्बिनेशन से भी पेशेंट रेजिस्टेंट हो गया तो हम फिर न्यू कुछ कैटेगरी की और ड्रग्स हैं जो रिसर्च की गई हैं कि उनका भी इस्तेमाल हम एज ए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कर सकते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें याद करने की, तो रूटीन में यूज की जाती हैं, जैसे आइसोनियाजाइड को H सिंबल देते हैं, रिफेम्पसिन को R, इथेम्बुटोल को E,
पायराजिनामाइड को जे और स्ट्रेप्टोमाइसिन को एस। आई रेप करके आप याद कर सकते हो। आई रेप, आई से आइसोनियाजाइड, आर से रिफेम्पसिन, ई से इथेम्बुटॉल, पी से पायराजिनामाइड और आई रेप्स, एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन। आई रेप्स में जो फिट बैठ जाए वो फर्स्ट जनरेशन। अगर सेकंड जनरेशन की बात करें तो ईसीपीटी और कैक, ईसीपीटी के एसी, है ना। तो इनकी सेकंड लाइन ड्रग्स यूज स्पेशली सर्टेन सरकम या स्पेशल सरकमटेंसेस ओनली। क्यों? क्योंकि इस जो सेकंड लाइन ड्रग्स है इनकी टॉक्सिसिटी ज्यादा है। जब हमको पता है कि ये दवा नुकसान ज्यादा करती है तो हम क्यों लेंगे। लेकिन कुछ सर्टेन सर्कमटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे इनकी जरूरत पड़ती है, या कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया जिसके अगेंस्ट में हमें सेकंड जनरेशन की जरूरत पड़ती है, राइट। अब इसमें बात करें तो ईसीपीटी के एसी याद रखो। ई से इथियोनामाइड, सी से साइक्लोसेरिन, पी से पैरामिनोसाइलिसिलिक एसिड, टी से थायोसेटाजोन, के से कैनामाइसिन, ए से अमीकासिन और सी से कैप्रियोमाइसिन। अब फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के बाद भी अगर दवा की जरूरत पड़ती है तो कुछ नई ड्रग्स हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और रिफाब्यूटिन। मेडिसिन जो है वो पुरानी है लेकिन अगेंस्ट रिसर्च, जैसे कोविड आया था, बहुत सारी भाई चूंकि वायरस था, बहुत सारी एंटीवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल की गई जिसमें रेमडेसिविर ऑलरेडी दूसरे वायरल डिजीज में इसका इस्तेमाल किया जाता था। जरूरी नहीं, किसी तरह की कोई रिसर्च ये नहीं बताती कि ये कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट में भी काम करेगी, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल किया गया क्योंकि जब तक कोई दवा एस्टेब्लिश नहीं की जाती तो एक रूल है रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल्स का, हिट एंड ट्रायल, है ना। हिट एंड ट्रायल मींस हम तुक्का लगाते हैं और एज्यूम करते हैं कि ये भाई जाहिर सी बात है वायरस है तो वायरस में एंटीवायरल ड्रग दी जाती है। ठीक उसी तरीके से सिप्रोफ्लॉक्सासिन बहुत एस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी एंटीबायोटिक है, लेकिन जब हमें फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ड्रग कम पड़ गई तो फिर कुछ नई ड्रग्स का भी रिसर्च की गई कि इसका भी स्टडी हम करके देखते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट में और रिजल्ट पॉजिटिव है। मींस ये असर करती है उसको किल करने में, बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक दोनों कंडीशन में। तो न्यूअर ड्रग्स को भी हमने डाल दिया किसमें, न्यूअर ड्रग्स कैटेगरी में। ये कुछ ड्रग्स है जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रो, क्लैरिथ्रो और रिफाब्यूटिन, राइट। तो ये रही किसकी बात, क्लासिफिकेशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन फार्माकोलॉजी अगर याद करने वाली कोई चीज है तो वो क्लासिफिकेशन है, जिस पे सबसे ज्यादा जोर देना है, राइट। और एंटी ट्यूबरकुलर पूछा जाता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहली फर्स्ट लाइन की आइसोनियाजाइड, राइट। आइसोनियाजाइड, इसको हम आईएनएच या आइसोनेक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। दिस ड्रग इंट्रोड्यूस 1952 और मोस्ट इफेक्टिव और आइडियल प्रोटोटाइप ड्रग बोलते हैं, मोस्ट पोटेंट और लीस्ट टॉक्सिक। भाई कोई भी दवा अगर हम डिसाइड करते हमें चाहिए किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए तो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, दवा की पोटेंसी ज्यादा हो और दवा के साइड इफेक्ट कम हो। ऑब्वियसली ज्यादा साइड इफेक्ट वाली दवा हम क्यों खाएंगे, राइट। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो फिर क्वेश्चन यही आएगा, सर हमें पढ़ना है क्या, है ना। तो पढ़ना नहीं लेकिन समझना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस तरीके से आइसोनियाजाइड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पे एक्ट करता है, या विच वन इज द ट्रू फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कई तरह के क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, जहां डायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पूछा, इनडायरेक्ट पूछ लिया। तो जितना जरूरत है सिर्फ उतना, बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं, कुछ स्टेप्स हैं जो कभी पूछ लिए जाते हैं तो वो जानने जरूरी है, सिर्फ उतना पढ़ लो, ओके। जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से ये बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियासाइडल है हमारा आइसोनियाजाइड। तो इनिबिशन ऑफ द फास्फोलिपिड सिंथेसिस। अब भाई फास्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं होगी तो उसकी मेम्ब्रेन नहीं बनेगी फास्फोलिपिड की। डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन, जाहिर सी बात है फास्फोलिपिड बनेगी नहीं तो सेल मेम्ब्रेन नहीं कंप्लीट होगी। दूसरा, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस नहीं होने देगा, इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। इनिबिशन ऑफ वेरियस ऑक्सीडेटिव एंजाइम, जिसकी वजह से बॉडी सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो बहुत मींस कई तरह से मारता है ये आइसोनियाजाइड। सेल मेम्ब्रेन भी नहीं बनाने दे रहा, है ना, उसको भी बस्ट किए दे रहा है।
न्यूक्लिक एसिड भी नहीं बनने दे रहा है, जो चलने फिरने के लिए उसको एनर्जी चाहिए वो एनर्जी भी नहीं दे रहा, ऑक्सीडेटिव जितने मेटाबॉलिज्म वो भी बंद कर दे रहा है। मींस खा तो लोगे, पचाओगे कैसे, मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो पाएगा, राइट। तो कहने का मतलब इस तरीके से बैक्टीरियासाइडल या बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह काम करता है। इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, जहां भी पूछा जाए बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, इसका सिंपल तरीका यही है कि इंडिकेशन मतलब अब कौन सी कैटेगरी की दवा है, ट्यूबरकुलोसिस है, केमोथेरेपी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ऑब्वियसली इंडिकेशन क्या, किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुई हो, चाहे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुई हो या एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब कहोगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी क्या है? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाहर की जितनी भी ट्यूबरकुलोसिस दूसरे किसी ऑर्गन को अगर अफेक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। मींस पल्मोनरी सिस्टम के बाहर जाके इंफेक्शन फैलाता है। ओके, तो इंडिकेशन मोस्ट इफेक्टिव फर्स्ट लाइन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इंडिकेशन वही यूज कहां पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हाईली सिलेक्टिव एंड पोटेंट ट्यूबरकुलोस्टैटिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट। मींस उस एरिया में स्टैटिफाई कर देगा, स्टैटिक कर देगा, कोई मींस सब फ्रीज हो जाए, जैसे कहे नहीं, देखे बहुत सारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जा रहे हैं, हमने दे दी आइसोनियाजाइड, वो बोलेगा क्या, फ्रीज, मतलब अब एक भी बैक्टीरिया अपना काम नहीं कर सकता, उसी जगह जम जाएगा। उस एरिया में बस उतने जितने हैं उतने ही रहेंगे और उनको जीने नहीं देगा, अलग से दूसरा बढ़ नहीं पाएगा, राइट। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, एडवर्स इफेक्ट पहली चीज तो हेडेक, नौजिया, वोमिटिंग, बिल्कुल कॉमन। फिर दूसरा, ओवरडोज नहीं लेनी है, नॉट एक्सीडेड 300 mg पर डेली, है ना। आइसोनियाजाइड फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट है, लेकिन तब तक जब तक ओवरडोज नहीं करते, अगर ओवरडोज हो गई तो समस्या। दूसरा केस क्या, पेशेंट अगर हाइपर सेंसिटिव है तो भी ये दवा नुकसानदायक हो सकती है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है ना। कन्वर्जन आते हैं, साइकोटिक एपिसोड्स आते हैं, एग्रेनुलोसाइटोसिस है अगर, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कि फिर आइसोनियाजाइड का इस्तेमाल हम वैसे पेशेंट पे नहीं कर सकते। कॉमनली अकरिंग अफेक्ट द रेस्टलेसनेस अगर हुई, तो अगर हमने थोड़ी बहुत ओवरडोज ले ली या लंबे समय तक ले रहे हैं तो पेशेंट रेस्टलेसनेस हो जाएगा। इंसोम्निया, नॉजिया, वोमिटिंग, मसल ट्विस्टिंग, ये ऐसी किसी का भी पूरे फार्माकोलॉजी में कोई भी साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट पूछ ले तो ये जो नीचे वाली लाइन है, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, मसल ट्विस्टिंग, ये ऐसे एडवर्स इफेक्ट है जितनी भी एलोपैथिक दवाएं हैं, जितनी भी, उन सब में कॉमन है। उठा के लिख दो, गलत नहीं होगा। जब हमने बी फॉर्म किया, जब हमने एम फॉर्म किया, तब भी हमने यही फॉर्मूला अपनाया, क्योंकि हर एक ड्रग और हर एक कैटेगरी का स्पेशल साइड इफेक्ट याद नहीं कर पाओगे, करेक्ट। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जब भी पूछे याद रखो कि हाइपर सेंसिटिविटी, अगर पेशेंट हाइपर सेंसिटिव है, एलर्जिक है उस ड्रग से तो नहीं दे सकते, फीमेल प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग मदर है, तो ऐसे में बहुत प्रिकॉशनरी दवाओं का इस्तेमाल करना है, राइट। ये कॉमन है। एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी, दूसरा एक्यूट क्रोनिक अल्कोहलिज्म, ये भी प्योरली सभी एलोपैथिक दवाओं का है ना। लीवर डिजीज किसी को तो समस्या, पीपल अबव 35 ईयर, किसी, भाई जाहिर सी बात है। सीजर डिसऑर्डर, लैक्टेटिंग वोमेन, पेशेंट विद किडनी डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी या हेपेटाइटिस, ये जितने भी कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं, जितनी भी फार्माकोलॉजी में तुमने पढ़ी है ड्रग्स, कुछ भी आ जाए यही कॉन्ट्राइंडिकेशन लिख देना। भाई जाहिर सी बात है, समझने की कोशिश करो। हाइपर सेंसिटिविटी किसी भी ड्रग से रिलेटेड है तो पेशेंट एलर्जिक होगा। अल्कोहल का अगर ज्यादा इस्तेमाल करता है तो लीवर और किडनी फेलियर होगा, तो दवा का मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, है ना। एक्यूट लीवर डिजीज, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा। 35 साल से ऊपर इसलिए कहा जाता है कि उसके बाद धीरे धीरे करके पेशेंट क्या है ना, बहुत लेजी हो जाते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है 35 साल के बाद। अगर पहले की जैसे तो कुछ देखने की जरूरत नहीं, इसलिए एज फैक्टर हटाओ। सीजर डिसऑर्डर्स हो, है ना, या लैक्टेटिंग मदर हो, प्रेग्नेंट वोमेन हो, तो सब सारी दवाएं कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह के बिना नहीं ली जा सकती। प्रिपरेशन डोज की बात करें तो इसकी टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन 3 से लेके 5 mg पर केजी के हिसाब से ओरल या पेरेंट्रल दिया जा सकता है। जितने केजी का पेशेंट उस हिसाब से डोज कैलकुलेट कर दी जाती है, और जितनी डोज आए उसको जितने बार देना है, 3 बार देना है तो 3 से डिवाइड कर दो, 2 बार देना 2 से डिवाइड कर दो, 1 बार देनी तो 1 बार में दे दो। मींस जो डोज कैलकुलेट होके आएगी वो डोज पूरे दिन की होगी। ओके,
दूसरी दवा रिफैम्पिसिन की बात करें तो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है ना, रिफैम्पिसिन बी। आइसोलेट किससे होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरेनियाई, है ना, इससे क्या है, इस बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट करते हैं। बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट होता है, क्यों, कैसे? ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देता है, आगे का रेप्लिकेशन बंद हो जाता है। ओके, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करने से वेल एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है टिश्यू में। मेटाबोलाइज होता है एज ए डेस एसेटाइल रिफैम्पिसिन, इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है, मींस इसका मैक्सिमम जितनी दवाएं हैं उनका एसेटाइलेशन होता है। ये समझो, कहीं पर भी अगर बात की जाए दवाओं का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, तो मैक्सिमम जो दवाएं हैं उनका एसेटाइलेशन हो जाता है और उनको फिर धीरे धीरे करके बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, तो इसका डेसएसेटाइलेशन हो रहा है। मेटाबोलाइट इक्वली जो इसके मेटाबोलाइट भी होंगे, है ना, रिफैम्पिसिन के जो मेटाबोलाइट होंगे वो भी इक्वली बैक्टीरिसाइडल यानी ट्यूबरकुलोसाइडल होंगे। ट्यूबरकुलोसाइडल मींस ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को मारने में सक्षम होंगे। एडवर्स इफेक्ट वही सेम, हेपेटाइटिस अगर किसी को हो, लीवर डिजीज है ना, स्किन रैशेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। ओके, कोसिनोफिलिया है ना, स्नोफिलिया, ल्यूकोपीनिया। रिफैम्पिसिन इम्पार्ट ऑरेंज रेड कलर ऑफ यूरिन, अगर रिफैम्पिसिन की डोज ज्यादा हो गई, लगातार जब पेशेंट ले रहा है उस वक्त उसकी यूरिन ऑरेंज या रेड कलर की भी हो सकती है। स्वेट, टीयर एंड अदर सिक्रीशंस भी जो है काफी तेजी से होने लगते हैं। डोज की बात करें तो 10 mg पर kg के हिसाब से डेली डोज कैलकुलेट की जाती है और ये दवा कैसे दी जाती है? ओरली दी जाती है, क्योंकि ओरली इफेक्टिव है, वेल एब्जॉर्ब हो जाती है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। दूसरी बात करें हम स्ट्रेप्टोमाइसिन की। स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा ये क्या है? बेसिकली अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी की दवा है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। ये कई बार किससे आइसोलेट किया जाता है, सोर्स पूछ लेते हैं, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिस इज मेनली इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया में। इट इज द बैक्टीरियोस्टैटिक इन लो कंसंट्रेशन एंड बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक हो जाता है लो कंसंट्रेशन में और बैक्टीरिसाइडल हो जाता है हाई कंसंट्रेशन में। ओके, सेंसिटिव ऑर्गेनिक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ई कोलाई है, पी जेरुजिनोसा, ये हाईली सेंसिटिव होता है किससे? अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोमाइसिस के। ओके, पाइरोजन, स्ट्रेप्टोफिकैलिस, स्ट्रेप्टोमाइसिन, विरिडियन मॉडरेटली सेंसिटिव है, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं, बट हमको ध्यान में किसको रखना है? सिर्फ और सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को। बाकी ये चीजें, बाकी जितने भी बैक्टीरिया पूछे नहीं जाने, खाली लिख दिया गया है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? ये जो बैक्टीरियल राइबोसोम है, भाई ये एंटीबायोटिक भी है ना, तो बैक्टीरियल जो हमने याद करो फर्स्ट ईयर में जब केमिस्ट्री में एंटीबायोटिक पढ़ा था तो स्ट्रेप्टोमाइसिन भी पढ़ा था। ओके, तो ये जो बैक्टीरियम राइबोसोम होता है, बैक्टीरियल राइबोसोम, उसका जो 30S यूनिट है उसके साथ बाइंड कर लेता है। जब बाइंड कर लेता है तो उसको अपनी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करने देता मैक्सिमम, ठीक इस तरह से। प्रिवेंट द आरएनए राइबोसोम कॉम्बिनेशन, प्रिवेंट द आरएनए राइबोसोम कॉम्बिनेशन, है ना, जो आरएनए राइबोसोम कॉम्बिनेशन बना लेता है, जिसकी वजह से आरएनए का जो मैसेज होता है उसी तरीके से राइबोसोम क्या है? अपना प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, तो ये वो काम नहीं करने देता। ओके, मच्छर बहुत हो गया यार। स्ट्रेप्टोमाइसिन इंड्यूसेस बैक्टीरियल राइबोसोम टू सिंथेसाइज रॉन्ग अमीनो एसिड एंड प्रोटीन विच इज द फैटल टू बैक्टीरिया। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन बड़ा होशियार इन द सेंस कैसे? ये क्या करता है? जो राइबोसोम और बैक्टीरिया जो 30S राइबोसोम बाइंड कर जाता है, तो ये क्या करता है? ये भी उसी के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन बाइंड कर देता है। तो जो आरएनए का मैसेज है इसको ये क्या करता है? मिसलीड कर देता है। आरएनए मैसेज देता है राइबोसोम को कि तुमको इस पैटर्न पे प्रोटीन सिंथेसिस करनी है। ये क्या करता है? उस मैसेज को मिसलीड करके मॉडिफाई कर देता है और ऐसा प्रोटीन बनवा देता है, मींस बैक्टीरिया का ही राइबोसोम, बैक्टीरिया का राइबोसोम जो बना रहा है प्रोटीन, उसी प्रोटीन से बैक्टीरिया मर जाता है। सोचो स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये तो वही बात हो गई कि हमारे देश में जो है अजीत डोभाल जी पाकिस्तान में रहे इतने दिन तक और वहीं की आर्मी को नुकसान पहुंचाते रहे, है ना। तो ऐसे मींस
ही इज वेरी ग्रेट मैन, है ना। तो कहने का मतलब इतना होशियार स्ट्रेप्टोमाइसिन कि उसी के अंदर गया, उसी के आरएनए का जो प्रोटीन कॉम्बिनेशन है उसी राइबोसोम से गलत प्रोटीन, गलत कोडिंग करवा दी, गलत प्रोटीन बन गया और वही प्रोटीन बाद में डेंजरस हो गया उस बैक्टीरिया के लिए। प्रिपरेशन डोज की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट के फॉर्म में स्टेबल होता है। टैबलेट या सिरप 0.5 से लेकर 2 ग्राम डेली डोज डिवाइड की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन भी आता है, 0.5 से 1 ग्राम डेली डोज दी जाती है। ये बात रही कहे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की, ठीक है। पायराजिनामाइड की बात करें तो पायराजिनामाइड केमिकली रिलेटेड टू निकोटिनामाइड, है ना। निकोटिनामाइड ये केमिकली जो है कंपेरेबल है। इफिकेसी पायराजिनामाइड की इंक्रीज्ड व्हेन द कॉम्बिनेशन अगर दिया जाए आइसोनियाजाइड के साथ, आईएनएच मतलब आइसोनियाजाइड हाइड्राजाइड, है आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, है ना, फुल फॉर्म होता है। तो पायराजिनामाइड को अगर हम आइसोनियाजाइड के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं तो ये एक्टिविटी इनहेंस होता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है। पायराजिनामाइड इज वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टिश्यू। अगर गट में वाइडली फ्रीली एब्जॉर्ब होता है तो ओरल रूट बेस्ट होता है। टॉक्सिक हेपेटाइटिस सीरियस एडवर्स, अगर ओवरडोज हो जाए इन दोनों की, पायराजिनामाइड और आइसोनियाजाइड की, अगर ओवरडोज हो जाए तो ये लीवर के लिए टॉक्सिक है। भाई लीवर भी तो कुछ हद तक ही डिटॉक्सिफाई कर पाएगा ना। अब तुम जहर पे जहर पिलाते जाओगे तो कहां तक। एलोपैथिक दवाएं वैसे भी नुकसानदायक होती हैं। डोज की बात करें तो 20 से 35 mg पर केजी, मैक्सिमम दिन में 2.5 ग्राम से ज्यादा नहीं देना है, राइट। इसको 2 बार 3 बार में डिवाइड कर लो जितने बार देना है। दूसरी इथेम्बिटॉल की बात करें, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। इट इज यूज्ड विद अदर बैक्टीरिसाइडल ड्रग, मींस दूसरी ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में बेसिकली दिया जाता है एज सब्स्टिट्यूट टू पास। पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड की जगह पे इसका कॉम्बिनेशन यूज किया जा सकता है। इफेक्टिव माइकोबैक्टीरियम रेजिस्टेंट आईएनएच, है ना। अगर कोई आइसोनियाजाइड से कोई पेशेंट रेजिस्टेंट हो गया है तो उसको पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड और स्ट्रेप्टोमाइसिन का कॉम्बिनेशन देते हैं, तो वहां पे पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड को रिप्लेस करके इथेम्बिटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन का कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है। वो इफेक्टिव होता है अगेंस्ट टीबी के। ओके, एब्जॉर्ब ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से आसानी से एब्जॉर्ब हो रहा है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन टिश्यूज है, तो वेल सेट, बहुत बढ़िया, है ना, मींस अच्छा इफेक्ट दिखाएगा। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो विजुअल्स, धुंधलापन आता है अगर ओवरडोज हो जाती है। पेरिफेरल न्यूराइटिस मींस साइकिक पेशेंट हो सकता है धीरे धीरे, मींस हम इलाज करने चले थे टीबी का और बीमार हो गया हमारा दिमाग। ओके, डोज की बात करें तो 15 mg पर केजी पर डे के हिसाब से इसका कैलकुलेशन हो जाता है। जितने केजी का बंदा होगा 15 mg से मल्टीप्लाई कर दो, एक दिन की डोज क्लियरली निकल आएगी। ओके, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड की बात करें, पास सिंथेटिक कंपाउंड होता है, बहुत लेस पोटेंट है ना, वेरी लेस पोटेंट देन स्ट्रेप्टोमाइसिन या आइसोनियाजाइड के कंपैरिजन में। डोज इसीलिए इसकी डोज क्या ज्यादा लगेगी, हाई डोज लगेगा, 10 से 15 ग्राम डेली, 10 से 15 ग्राम डेली। और चूंकि लेस पोटेंट है इसलिए रेयरली यूज होता है, बहुत कम। अगर हम सेकेंड लाइन ड्रग या सेकेंडरी ड्रग या रिजर्व ड्रग की बात करें, रिजर्व ड्रग इसलिए क्योंकि रेयरली यूज की जाती है, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, ये पोटेंट कम होती है। ओके, इसमें कैप्रियोमाइसिन की बात करें तो ये पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक होती है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस कैप्रियोलस। ओके, तो ये क्या पॉलीपेप्टाइड टाइप की एंटीबायोटिक होती है, इनएक्टिवेटेड इन जीआईटी ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट में जाके इनएक्टिवेट हो जाती है, इसलिए ओरल रूट से प्रेफरेबल नहीं है। सो इट इज एडमिनिस्ट्रेशन बाय द पेरेंटल रूट। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अक्सर कैप्रियोमाइसिन का पूछ लेते हैं। इफेक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरिया रेजिस्टेंट द फर्स्ट चॉइस, किस केस में, जितनी भी सेकंड लाइन हमने कहा ना, जब फर्स्ट लाइन से पेशेंट रेजिस्टेंट हो जाता है तो सेकंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली कॉम्बिनेशन, सेकंड लाइन की ड्रग्स कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल की जाती है ना, ऐसे भी देते हैं कुछ केसेस में। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, एलर्जी, रेनल डिस्टर्बेंस और 8th क्रेनियल नर्व डैमेज करते हैं, सेकंड लाइन ड्रग का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट। कैनामाइसिन की बात करें तो अमीनोग्लाइकोसाइड, ये भी है स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस कैनामाइसेटिकस, स्ट्रेप्टोमाइसिस कैनामाइसेटिकस से इसको आइसोलेट किया जाता है। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस रेजिस्टेंट, मींस फर्स्ट चॉइस की ड्रग्स जो होती है, फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग्स है उससे रेजिस्टेंट पेशेंट में को कैनामाइसिन दिया जाता है। कंप्लीटली एब्जॉर्ब फ्रॉम गट में कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए ओरल रूट प्रेफरेबल होता है।
एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो किडनी नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाती है और ये भी 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देता है। इथियोनामाइड की बात करें, केमिकली रिलेटेड टू जैसे INH होता है ना, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड होता है, उसी तरीके से ये भी होता है इथियोनामाइड, इफेक्टिव अगेंस्ट द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, रेजिस्टेंट टू अदर ड्रग्स से अगर रेजिस्टेंट हो जाता है पेशेंट तो इथियोनामाइड। भाई नई ड्रग, पहले तो एक ड्रग बनी ना, दूसरी ड्रग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक ड्रग से पेशेंट रेजिस्टेंट हो जा रहा। ध्यान दो, जो भी दवाएं पेशेंट पे लंबे समय तक इस्तेमाल की जाती हैं, लंबे समय तक, उन दवाओं के डेरिवेटिव्स बहुत बनाए जाएंगे। वजह, क्योंकि पेशेंट 2-4-6 महीने खा लेगा लगातार दवा, उसके बाद उस दवा का असर कम हो जाएगा, डोज बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ा दोगे? फिर ऑब्वियसली उसका सब्स्टिट्यूट देना पड़ता है। इनहिबिटिंग ये क्या, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए ओरल रूट प्रेफरेबल होता है। सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तक पहुंच जाता है। साइक्लो एलर्जिक रिएक्शन, GIT और न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके यहां पे टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है, इसलिए न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होते हैं। लास्ट में साइक्लोसेरिन की बात करें, एंटीबायोटिक है अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोस्टैटिक ड्रग्स, है ना, यानी बैक्टीरियोस्टैटिक कैटेगरी की ड्रग है, गट वॉल में आराम से एब्जॉर्ब होती है, इसलिए ओरल रूट्स प्रेफर करते हैं। प्लस इसका भी जो है ब्लड ब्रेन बैरियर ये भी क्रॉस हो जाती है, तो न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इसकी वजह से भी होता है। तो न्यूरोलॉजिकल या साइकिक इफेक्ट, जो ड्रग्स भी ब्लड ब्रेन बैरियर या प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती हैं, वो जितनी भी ड्रग्स हैं पेशेंट के साइड इफेक्ट में वो साइकिक असर देंगे, मींस पागलपन के दौरे, है ना, पेशेंट साइको टाइप की एक्टिविटी उसकी ओवरडोज से, भाई धीरे धीरे करके अगर थोड़ा थोड़ा भी भाई लंबे समय तक ले रहे हो तो टॉक्सिसिटी ज्यादा हो सकती है, राइट। तो इस तरीके से हमारा केमोथेरेपी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके।